हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोग एक बात समझो, इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ रखे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट से। किसके पार्ट से? आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के, है ना। और आपने एक चीज नोटिस की थी, अगर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो हमें ये पता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या था? रेस्ट। यानी हम चार्ज की किस स्टेट के बारे में अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे? रेस्ट स्टेट के बारे में, यानी चार्ज मूव कर नहीं रहा था। लेकिन जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा चार्ज मूव करेगा, यानी चार्ज की एक कुछ ना कुछ डायनेमिक्स होगी, चार्ज कुछ ना कुछ मोशन कर रहा होगा। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपका मूव करने वाला है। तो आपको ये बता दिया जाए कि आपका देखो, जो आपका यहाँ पे चार्ज है वो मूव कर पा रहा होगा, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। याद रखना, जब भी अब चार्ज मूव करता है तो वो करंट बनाता है। जब भी चार्ज मूव करता है वो क्या बनाता है? करंट। यानी जहां भी आपको करंट मेंशन किया जाए, इसका मतलब कि वो चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से लिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में करंट का कोई भी रोल नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लिखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, रेट वर्ड अगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मतलब हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो लेने वाले हैं। तो यहाँ पे करंट बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है ना। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? जब हम कहीं पे भी करंट को पता करें कि वो कैसे फ्लो कर रहा है, तो हम करंट की डायरेक्शन को कैसे निकालें? जल्दी से बताओ। पॉजिटिव से निगेटिव हमने सुना ना, बैटरी के, हाँ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, है ना। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है? और निगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है? तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ current is always, the direction of current is always from high potential to, from high potential to, from high potential to low potential। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। यानी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव। ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है, नेगेटिव टर्मिनल के पास तक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, करंट की जो हमारी यूनिट होती है, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ करंट? बताओ। एम्पियर होती है विद्युत धारा की यूनिट में। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सीजीएस क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सीजीएस यूनिट क्या होती है बताओ? व्हाट विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ करंट? द सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज, पहला तो होता है एब एम्पियर, ठीक है ना, एंड दूसरे होता है बायोट। ठीक है ना, तो दूसरा इज बायोट। ठीक है ना, एब एम्पियर और बायोट आपकी दो सीजीएस यूनिट होती है। अच्छा, कहाँ? हाँ, एनर्जी की। हाँ, ठीक है। अब एक चीज मुझे एक बात बताना, करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा,
ये फंडामेंटल या डिराइव्ड है? तो याद रखना ये फंडामेंटल यानी 7 माँ बाप में यूज होती है। इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। लिखो जल्दी से इसको, ठीक है। हमने पहला टॉपिक करंट इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें पता है कि जब भी चार्ज फ्लो होगा वो करंट मिलकर के बनाने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हमें पहला दूसरा टॉपिक हमारा करंट डेंसिटी, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले, हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। दूसरा टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी, जिसको आप लोग जे से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। डेंसिटी जैसा शब्द निकल रहा है तो हमें यार किसी ना किसी चीज को एक बार स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जैसे या तो अपॉन में एरिया आएगा, या तो अपॉन में वॉल्यूम आता है, या अपॉन में लेंथ आता। तो लीनियर, सरफेस और आपका क्या हो जाता है? वॉल्यूम। तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो उसके अपॉन में यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या है? एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। तो लिखो द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, द करंट passing the current passing per unit area is called current density, is called current density, ठीक है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो जे को कैसे लिखते हैं, दिस इज वेक्टर जे बराबर आपका होता है डी आई अपॉन दिस इज डी एस मल्टीप्लाई बाई एन कैप, क्या होता है? ठीक है, वेक्टर जे बराबर, देखो करंट पर यूनिट एरिया, ये तो स्केलर क्वांटिटी बन रही थी कि नहीं बन रही थी? हाँ है ना। जैसे उस पे एन कैप का मल्टीप्लाई हुआ तो वो कैसी बन गई आपकी? वेक्टर। इसलिए करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, अगर हम इस चीज को और आगे ले जाए तो आई बराबर जो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन दिस इज वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कोई बताएगा करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और याद रखना जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप है वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे एन कैप को हम क्या ले रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो एन कैप हैज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एन कैप हैज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक तरीके से हम देखते हैं समझने के लिए, ध्यान से देखना। मान लो कि अगर ये एक कोई वायर है जिसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, और हमारा जो सरफेस है ना इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मली है जैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको देखना जे इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा आपका, और इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर लग रहा होगा। तो आई बराबर आपको क्या मिल गया? इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट, ठीक है ना। ये तो समझ में आ जाएगा इसके। देखें तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, अगर लेकिन एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से कुछ है, अगर मैं इसको नॉर्मली इस तरीके से लिखूं तो एक सेकेंड रुकना, एक ये डायग्राम समझो और एक डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, जब भी आपको एरिया लेना पड़ता हमेशा परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ता। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर था तो आई बराबर, अगर हम इसको ले तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, या जे बराबर ले तो जे बराबर क्या होता है आपका? आई अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, अगर हम एरिया ए लेकर के चले। अब ध्यान से देखो, आपका एरिया वेक्टर इधर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जे आपका इसी डायरेक्शन में होगा करंट, क्योंकि ऐसे फ्लो करने वाला कि नहीं करने वाला। इसका एक कंपोनेंट इधर पे लो तो क्या हो जाएगा? ए कॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जे बराबर क्या बना, जल्दी से बताओ। जे बराबर बना आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको, लिख गए? लिखो इसको, ये लिख गया। इसके बाद ये वाले को नोट करो। याद रखना हमेशा हम लोग जो एरिया लेते हैं ना वो परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला, जहां से करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। लिखो जल्दी से,
ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी मूव करते हैं कि नहीं करते, हीट की वजह से, हाँ है ना, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोगों को पता है जब भी हीट वाला आता है एक इक्वेशन, तो हम लोग उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से बैलेंस करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये कोई एक अंदर का देखे तो इलेक्ट्रॉन इज डूइंग जिग जैग मोशन टाइप, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिखो आप मूवमेंट ऑफ, हेडिंग डालो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो ध्यान से देखना, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी थर्मल एनर्जी हो जाएगी 1/2 kBT, और ये आपको बैलेंस किससे कराना है, 1/2 mv² से। याद रखना, यहाँ से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे kb आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है ना, यही होती ना। और यूनिट हो जाएगी केजी, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। लिखो जल्दी से, दिस इज इट्स यूनिट, ठीक है ना। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एट रूम टेम्परेचर, the speed of electrons is 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लो जल्दी से आप लोग, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन की बता रहे हैं, लेकिन सब वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती होगी, 0। क्या होती होगी, 0, क्योंकि ये सारे आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो आप लिखो इसमें द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास तक आ गया। हेडिंग डालो मीन फ्री पाथ, देखो मीन फ्री पाथ को समझो ध्यान से। यहाँ पर अगर मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इससे टकराया और ये इसके बाद इससे टकराया, ठीक है ना। तो जब देखो यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो आपका क्या कहला जाएगा, मीन फ्री पाथ। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो आपने डिस्टेंस कवर की उसको आप लोग क्या बोलते हो, मीन फ्री पाथ। लिखो द डिस्टेंस बिटवीन two successive collision, the distance between two successive collision is called mean free path, is called mean free path, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मान लो मैंने बोला कि यार ये टोटल चल के ना 2 मीटर चली है, कितना चला टोटल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 2। अगर आप उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड कर दो तो ये पता चल जाएगा हर कॉलिजन में वो कितना चला होगा, एक एवरेज, हाँ है ना। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एन बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा बराबर आप लिखोगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड
divided by total number of collision. लिखो जल्दी से, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक है ना। हेडिंग डालो इसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, हेडिंग डालो रिलैक्सेशन टाइम। इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। जैसे आपका देखो मीन फ्री पाथ आप लोग पढ़ रहे थे, तो मीन फ्री पाथ में मैंने क्या बोला था, लगातार दो कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो लगातार दो कॉलिजन के बीच के लगने वाले टाइम को हम लोग कौन सा टाइम बोलते हैं, जल्दी से बताओ, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे द टाइम required for the successive collision, for the time required for the successive collision is called relaxation time, is called relaxation time, ठीक है ना। it is represented by टाउ, और टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो जैसे वहां पे आपने क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप लोग बोलोगे टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। नोट करो जल्दी से इसको, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। क्या हो गया, हो गया। थर्मल स्पीड अगर हम देखो, हमें ये पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं वो थर्मल की वजह से मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग थर्मल की स्पीड निकालना, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, बताओ क्या होगा। तो इसमें आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। तो सक्सेसिव कोलिजन में लगने वाला डिस्टेंस हमारा क्या था, मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा, और सक्सेसिव कोलिजन में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के अंदर ही लिखना है, ठीक है, हेडिंग नहीं है। तो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लिखो, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लैम्डा डिवाइडेड बाई टाउ, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग समझना, क्या अगर मेटल्स में, सारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन क्या बिना उसे बैटरी सोर्स या किसी चीज में कनेक्ट किए उसके अंदर करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग वहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तब तक उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जीरो, क्या होती है। तो वहां पर कोई भी वो आपका करंट शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है, और वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोल सकते हो, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, आप देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, टकरा रहा है, क्या वो आगे जा पा रहा है क्या, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा, all metals, all conductors all conductors have free electrons, all conductors have free electrons, but due to their continuous collision, but due to their continuous collision, but due to their continuous collision, the average velocity, the average velocity and the average displacement, and the average displacement, the average displacement
इज 0। समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज डिस्टेंस एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो। ये कौन सी कंडीशन है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड। लिखो जल्दी से। लेकिन जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, हाँ है ना? अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो इतनी जल्दी उनमें कॉलिजन नहीं होगा, और इसके साथ आप बोल सकते हो कि वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकल कर आएगी, और वही वेलोसिटी आपकी कहलाने वाली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखो जल्दी से इसको। चलो हेडिंग डालो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो और कोई कलर अच्छा लगेगा? बोर हो गया मैं से। येलो येलो डर्टी फेलो ही तो है वो, नहीं आएगा। मैं आई डार्क ब्लू। आ जाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अकेले अकेले भंडारा खाया है तू? चलो अपन चलेंगे इसके बाद। देखो हेडिंग डालो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आ जाओ, the average velocity of the electrons when the potential difference, when the potential difference is applied। ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी हमें इलेक्ट्रॉन्स की निकालना है when the potential difference is applied। in this condition जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। तो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। and the velocity is drifted velocity, and the required velocity is drift velocity। नोट करो जल्दी से, इसके डायग्राम को हम लोग समझते हैं। and the required velocity is called the drift velocity। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, आ जाओ। आज मैंने कहा था कोई भी चीज मुझे क्लास लेने से नहीं रोक पाएगी, मैं एग्जैक्ट 12 पे आ गया था आज। ऑल ऑफ यू जस्ट कंप्लीट दिस ना। चलो अब इस चीज को हम समझते हैं होने क्या वाला है। यहाँ पे लिख गया? ओके, ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो कि ये इस तरीके का कुछ आपका कंडक्टर है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, हाँ है ना? ठीक है, आपको पता है कि दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ है ना? ठीक है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग देखें, दिस इलेक्ट्रॉन्स को अपन देखें अगर, सो मान लो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, हाँ है ना? आपको पता है कि अगर पूछा जाए इस इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा F बराबर Q इंटू ई की मदद से। कितना हो जाएगा? F बराबर E इंटू, अगर हम डायरेक्शन ना मेंशन करें तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक चीज समझे, फोर्स बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है? मास इंटू, इसको क्या माना आपने? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर दूसरे तरीके से देखो, अगर अपन निकालें डायरेक्शन, अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें फोर्स कितना लगने लगा? माइनस ई इंटू ई।
आप देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, आपने एक चीज नोटिस करी कि एफ और एफ लेफ्ट साइड तो बराबर है कि नहीं है, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, दिस इज एम, दिस इज इंटू ए, बराबर क्या मिला, माइनस ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना मिला, जल्दी से बताओ, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम एक बात समझते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन फिर भी थोड़ा थोड़ा कोलाइड करके तो आगे जा ही रहा होगा, अपनी हरकतों से पूरे तरीके से बात थोड़ी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग टीचर भी क्लास में आ जाए तो पूरे इज्जतदार थोड़ी बन जाते हो, हरकतें थोड़ी बहुत तो चलती रहती कि नहीं चलती रहती। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा होगा, कोलाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि हर कॉलिजन में उसका पहले वाले कॉलिजन में टाइम टाउ 1 था, दूसरे वाले कॉलिजन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाउ 2 हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, टाउ 3। इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। हमने क्या किया, मान लिया इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई हर कॉलिजन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्रिएट किया फॉर ईच कॉलिजन, फॉर ईच कॉलिजन। तो आप देखो क्या हो जाएगा, दिस इज v1 बराबर, दिस इज u1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ए कॉमन रहेगा सबके लिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ 1, हाँ या ना। अगर हम v2 के लिए एक क्वेश्चन बनाए तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, u2 प्लस ए, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका टाउ 2। ऐसे ही करके आप किसके लिए बनाओ, vn के लिए बनाओ, किसके लिए बनाओ, तो क्या बनेगा un, हाँ या ना। और ये देखो क्या हो जाएगा, हाँ दिस इज ए और ये हो जाएगा आपका टाउ n, हाँ या ना। ये हर कॉलिजन, आपको देखो क्या मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है, एवरेज वेलोसिटी लेनी कि नहीं लेनी। यहां देखो आप सबकी अलग अलग वेलोसिटी निकल आई, तो टोटल फाइनल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, सारों को ऐड करके काय का डिवाइड कर दो, एन का, काय का डिवाइड कर दो। तो देखो लिखो जल्दी से इसको, हो गया ना। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हम निकालें, अगर दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें, सो व्हाट विल वी गेट द वी ड्रिफ्ट, यहाँ पे वही एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ है ना। और वो क्या कहती है कि v1 प्लस v2, ऐसे सम करते जाओ कहां तक, vn तक, हाँ है ना, और डिवाइडेड काय का कर दो आप लोग, n का। समझ में आए ना। हमने सारों की वैल्यूज निकाल ली थी, तो हम सारों की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सारों की वैल्यूज में देखो तो दिस इज u1 वेक्टर, दिस इज a, और ये क्या हो जाएगा, टाउ 1। तुम सबसे पास रहती हो ना, आ जाओ। और ऐसे करके हम कहां तक जाने वाले हैं, जल्दी से बताओ, दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका un प्लस दिस इज a टाइम्स ऑफ टाउ n, हाँ है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब u वाले टर्म्स को एक साथ ले लो और a टाउ वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, दिस इज u1 प्लस u2, और ये सम कहां तक जाएगा आपका, un तक जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, n। समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो क्या हो जाएगा, ए कॉमन अगर हम लोग ले लें यहां से, तो ये देखो क्या हो जाएगा, दिस इज टाउ 1, दिस इज टाउ 2, और ऐसे करके हम लोग कहां तक जाए, टाउ n तक, है ना। और डिवाइडेड बाई काय का भाग कर दे हम लोग, n का। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये इनिशियल स्पीड थी और ये फाइनल, इनिशियल स्पीड थर्मल की वजह से थी। इनिशियल स्पीड क्या थी, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, ध्यान से देखना, जब हम लोगों ने यहाँ पे थर्मल के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था ऑल कंडक्टर्स हैव अ फ्लूइड टॉर्क बट ड्यू टू कंटीन्यूअस कोलिजन द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल कितना होता है, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल 0 होता है, यही तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी थर्मल वेलोसिटी है, और हमने इसका क्या निकाला है, एवरेज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो आप यहां देखोगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, बिकॉज एवरेज थर्मल, एवरेज जो थर्मल स्पीड होती है वो 0 होती है, एवरेज थर्मल स्पीड जो होती है वो होती है 0, यानी ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको पता है टोटल टाइम जब मिलाओगे तो टोटल रिलैक्सेशन टाइम टाउ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि टोटल रिलैक्सेशन टाइम निकल के आ रहा है आपका, तो टोटल रिलैक्सेशन जो टाइम आपका निकल के आ रहा है, जो आप यहाँ टाउ 1 प्लस टाउ 2 से लेकर के आप टाउ n डिवाइडेड बाई n लिख रहे थे, इसको हम काय से रिप्लेस कर देंगे, जल्दी से बताओ, टाउ से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आए कि नहीं आए। सो व्हाट यू गेट हियर, यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला मिला, एंड दैट फॉर्मूला विल बी bd बराबर
दिस इज ए मल्टीप्लाई बाई टाउ, हाँ है ना, ठीक है ना। आपको क्या फॉर्मूला मिला, ये तो टर्म जीरो हो गया, ए वैसे ही का वैसे ही रहा, टाउ आ गया कि नहीं आ गया वापस। आप सबको ए की वैल्यू पता है, अभी आपने निकाली थी, ए की वैल्यू क्या निकाली थी जल्दी से बताओ, माइनस ई एम अपॉन, ठीक है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, एक तो ये मिला अपन को, दूसरा क्या मिलेगा, वीडी बराबर इसकी वैल्यू होती थी माइनस ई एम, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, टाउ। देखो जल्दी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी 10 की पावर कितनी होनी चाहिए। नहीं, ये तो धुआं मचा दिया तुमने। द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 की पावर